प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके लिए लेकर हाजिर हूँ आज की कक्षा में कक्षा 12 हिंदी साहित्य का गद्य भाग का अध्याय नंबर 14 जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का लिखा हुआ पाठ मिठाई वाला एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। लेखक परिचय। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में सन 1899 ईस्वी को हुआ। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में श्री शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला का परिचय देते हैं। उनके उपन्यास है त्यागमयी, पतवार, बोर भूदान, छलना और राय पिथौरा उनके नाटक है। कविता संग्रह में उनकी ओस की बूंदें उनका कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल उपयोगी साहित्य का भी सृजन किया है, जिसका एक उदाहरण ये पाठ भी है। एवं संपादन के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं, पत्रकार की भूमिका में भी रहे हैं। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख संग्रह इस प्रकार है: मधुपर्क, हिलोर, पुष्करणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे और स्नेह, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। वाजपेयी जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय मानसिक ऊहापोह को विशेष महत्व दिया गया। ऊहापोह मतलब जो उलझन की स्थिति होती है। बदलते समाज और बदलते वातावरण एवं नए प्रश्नों और समस्याओं को वाजपेयी ने अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कुछ कहानियां समाज की विकृत परंपराओं, रूढ़ियों और कुरीतियों को लेकर भी लिखी है, तो कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी, कटुता, अविश्वास और घृणा का सटीक चित्रण भी हुआ है। उनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं, तो कहीं शरतचंद्र की भावुकता और मार्मिकता मिलती है। तो दोनों प्रकार के भावों का समावेश इनकी रचनाओं में प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवाद के दर्शन भी होते हैं, तो कहीं शरतचंद्र की भावुकता और मार्मिकता भी देखने को मिलती है। वाजपेयी जी की कहानियां आकार की दृष्टि से प्राय छोटी होती है, परंतु उसमें व्यंजकता होती है, व्यंग्य की प्रधानता होती है। कथानक अल्प होते हुए भी कहानियां तीव्र घटनाक्रम से सीधे बांधे रखती है। शीर्षक आकर्षक और व्यंजनात्मक होते हैं। भाषा की स्वाभाविकता और कहने का विशिष्ट ढंग वाजपेयी जी की कहानियों की निजी विशेषता है। अब इस पाठ में क्या है, पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय। मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है। बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों का यानी बालकों के मन का जो विज्ञान है, बालकों का मन है वो किस तरह से सोचता है, उसके सोचने का तरीका क्या है, वो किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार व्यवहार करता है, इसको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हट, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती है। यह कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण की या समर्पण भाव की जीती जागती कथा है कि मनुष्य के मन में किस प्रकार अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, और वह उस संतान के प्रति किस प्रकार समर्पित रहता है। इसकी एक जीती जागती यह वानगी है, एक कथा है। मानव अपने हृदय के अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त करता है। इस कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य यही है, मुख्य संदेश ही यही है। इस कहानी का मूल भाव यह है कि जब मनुष्य अभाव में होता है, मानव अपने हृदय के अभाव को पूर्ण करने के लिए, जब मनुष्य के पास किसी चीज का अभाव होता है तो उसको पूर्ण करने के लिए किस प्रकार वह स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त करता है। उसके पास नहीं है तो वह दूसरों के साथ जुड़कर उस अभाव की पूर्ति कर लेता है। इसका प्रकट उदाहरण यह कहानी है। अब इस कहानी की शुरुआत भाग नंबर 1 की बात करें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो पहली बार ये खिलौने वाला बन के आया है। एक ही व्यक्ति है जिसके हृदय में अभाव है और उस अभाव को पूर्ण करने के लिए वह गली गली घूमकर कभी खिलौने बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, तो कभी कुछ और रूप में वह बालकों के सामने आता है। तो वह जो बेचक है, चाहे मिठाई वाला हो, चाहे मुरली वाला हो, चाहे खिलौने वाला हो, कोई हो,
बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। उसके सने से भीगे हुए कंठ, सैन्याभिषिक्त सने से भीगे कंठ से फूटा यह उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल सी मच जाती। तो उसका ये सनयाभिषिक्त स्वर सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर सज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक्का मतलब जो पर्दा है, जो घूंघट है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इटलाते हुए बच्चों का झुंड उन्हें घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देख पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते। बाल सुलभ चेष्टा के कारण बालकों की जो एक तुतलाती हुई आवाज होती है, जिसमें एक विशेष प्रभाव और आकर्षण होता है, उस स्वर में वो पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इसका मतलब वो इस प्रकार पूछते हैं अपनी तुतलाती आवाज में। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नैनी नैनी अंगुलियों से पैसे लेता, बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलते कूदते लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और उसकी यह राग सागर की हिल्लोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, नाम था चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर नाम ध्यान रखें। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देख मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? तो रोहिणी की आवाज़ सुनकर मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। मतलब ये खिलौने वाला हमें 2 पैसे में दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़े, क्योंकि वह इसके बाद खिलौने वाला कभी लौट कर आया नहीं। खिलौने वाले के रूप में नहीं आया। आगे वह किस रूप में आएगा, देखिए दूसरा अंक। दूसरे अंक में 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आना का समाचार फैल गया। अब ये मुरली वाले के रूप में आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एकदम उस्ताद है, निपुण है, कलाकार है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे की। भला उससे इससे क्या लाभ मिलता होगा? इससे तो उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़िया प्रश्न बनता है, मुरली वाला किस किस रूप में आया, यह भी बनता है। और उसका व्यक्तित्व क्या है, इसका यहाँ पे बनता है। उसकी शारीरिक विशेषताओं का यहाँ पे बढ़िया प्रश्न बन रहा है। और एक प्रश्न बनता है कि मुरली वाले को क्या अभाव था और उस अभाव की वह पूर्ति किस प्रकार करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुरली वाले को क्या अभाव था और उसकी वह पूर्ति किस प्रकार करता था। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? किसी ने पूछ लिया, क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह व्यक्ति भी था जो पहले खिलौने बेचता था। प्रतिदिन उसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियां वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया कि इस प्रकार के स्वर में पहले खिलौने वाला भी आता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर बच्चों को खिलौने बेचा करता। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो।
चुन्नू और मुन्नू के लिए भी मुरलियाँ ले लूँ, क्या पता ये इधर आए या नहीं आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। कौन? चुन्नू और मुन्नू। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की सौतनी यानी जो पाजामा है वो ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, मतलब हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े जाएंगे, बेचने ही आए हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरी 57। तो कितनी मुरलियां थी? प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि कितनी मुरलियां थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बार दोनों रूपों से मुस्कुराए और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, देते तो सभी को 2-2 पैसे में हो, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। वह एकदम अप्रतिभ क्यों हो उठा? बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई, तब मुझे इस भाव से पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब 2 मुरलियाँ निकाल कर दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी मुरली है, ये तुम ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा है, वही लो। ले आए पैसे, अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो जिनके पास पैसे हैं उनको भी मुरली दे रहा है, और यदि किन्हीं बच्चों के पास मुरली नहीं है तो उनको भी वह मुरली दे देता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। वह बच्चों के साथ क्या बात कर रहा है, आज भी उसने अनुभव किया। बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। इस प्रकार घूमने वाला फेरी वाला मैंने पहले ऐसा इंसान नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा है। बहुत बढ़िया पंक्ति है, पेट न कराए जो सो थोड़ा है। मतलब ये पेट है, इसी की खातिर लोग इतने प्रकार के जतन करते हैं। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वह सनेसिक बातें याद आती रही। महीने आए और चले गए, लेकिन फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब क्या होता है, 8 मास बाद वही मुरली वाला किस रूप में आता है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। घुटनों तक लंबी आजान बाहु, वैसे कहा जाता है आजान बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, तो वह केश राशि जिसकी लंबाई घुटनों तक हो। तो आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो पहले खिलौने वाला, फिर मुरली वाला, फिर मिठाई वाला, लेकिन है तीनों
एक ही आदमी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी या देख लूंगी। चिक का अर्थ वही पर्दा, वही घूंघट। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर कर सकती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की क्या क्या विशेषताएं बताई। कितनी दूं, चपटी दूं, गोल दूं या पहलदार गोलियां हैं? पैसे की 16 देता हूं। तो वह पैसे की कितनी देता है? 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या बताऊं क्यों देता हूँ, जो ये मैं ज़्यादा दे रहा हूँ ये क्यों देता हूँ आपको मैं बताऊं, लेकिन क्या बताऊं। मतलब यहाँ पे मुरली वाले का जो अभाव है, जो दर्द है, वो झलक कर सामने आ जाता है। फिर वह बात को बीच में छोड़कर कहता है, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। अब देखो, दादी माँ है, वो बढ़िया ढंग से मोल भाव कर रही है, लेकिन कह रही है कि मुझे आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्याड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज? मिठाई वाला हर्ष, संशय और मिस्यादी भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उसे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो वह मिठाई वाला बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो बहुत बढ़िया प्रश्न मिलता है कि रोहिणी ने क्या प्रश्न पूछा और उसने क्या जवाब दिया। शौके से वह भी बताओ। अब मुरली वाला बोला, अब व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप नहीं जानते, इन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो मुरली वाले ने ऐसा क्यों कहा कि इन बातों को सुनकर आपको दुख होगा? ऐसा उसका क्या डर था? जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूंगी। तो ये रोहिणी ने कहा। तो मिठाई वाले ने इस बात का क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह मिठाई वाला क्या कह रहा है? अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, जाना माना आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक तो सुख था। स्त्री सुंदर थी, वह मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, लेकिन दुख की बात अब कोई नहीं। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, सब चले गए, लेकिन मेरे प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अनंत में होंगे तो यहीं कहीं, अंत में होंगे तो यहीं कहीं, इन बच्चों में आखिर कहीं न कहीं तो उन्होंने जन्म लिया होगा। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, लेकिन इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब जो बच्चे नहीं हैं
उन्हीं को पाने के लिए यहाँ पर मुरली वाला है विविध रूपों में सामने आ रहा है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। रोहिणी को ये वैसे विद्यार्थियों बहुत ही मर्मस्पर्शी वृत्तांत था, इसको देखकर हर किसी की आंखें आंसुओं से तर हो जाएगी। तो उस मिठाई वाले की जब ये बातें सुनी तो रोहिणी की आंखें आंसुओं से भर गई। वह इन मर्मस्पर्शी बातों को सुनकर उसका हृदय है वो पिघल गया, उसे असीम ठेस पहुंची, दुख हुआ। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मिठाई वाले ने कहा, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की अपनी कहानी मिठाई वाला, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी की लिखी कहानी। बहुत ही रोचक बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी। लेकिन इसमें किस बात की व्यंजना हुई है, किस बात को लेखक ने बताना चाहा है कि एक मुरली वाला, मिठाई वाला और खिलौने वाले के रूप में जो व्यक्ति आ रहा है, उसको इन बातों से, इन कामों से उसे कोई प्रेम नहीं है, लेकिन उसके जीवन में जो अभाव है, जो कमी है, उस कमी की पूर्ति के लिए, उस अभाव की पूर्ति के लिए वह विभिन्न माध्यमों से बच्चों के बीच में जाता है और उन बच्चों को देखकर अपने ही बच्चों का रूप उन बच्चों के साथ वह देखता है, उन बच्चों के रूप में वह देखता है। असीम सुख और आनंद का वह अनुभव करता है, जो अपना दुख है उसको कम करने की कोशिश करता है। और इसी प्रकार इस जो कहानी है, इस कहानी में ये जो बाल मनोविज्ञान का सुंदर समन्वय और सुंदर चित्रण जो लेखक ने किया है, वो हमने आज इस पाठ में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा और ज़रूर आप अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना जो ये YouTube परिवार है उसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। मेरी निरंतर कोशिश रहेगी कि बोर्ड के द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार मैं हर दिन आपके लिए नई नई कक्षाएं लेकर आता रहूँगा। मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।